नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त बड़ी बहस का है। साल 2022 करीब आने के साथ साथ इस साल में होने वाले चुनाव की हलचल को साफ देखा जा सकता है और चुनाव की तैयारी में सबसे ज्यादा तेज बीजेपी नजर आ रही है। बीते 21 दिन से सरकार और संगठन के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इस बीच लखनऊ में पार्टी ने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया, तो दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पे हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मिले और जाहिर है 2022 में यूपी में होने वाले चुनाव का असर अब नजर आने लगा है। इन सबके बीच कुछ समीकरण हैं जिनको साधने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। मसलन जितिन प्रसाद को यूपी में बड़ा पद देना, अरविंद कुमार शर्मा को यूपी मंत्रिमंडल में शामिल करने पर मंथन। हालांकि अभी तक लगाए गए सभी कयास सिर्फ सूत्रों के हवाले से है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के दौरे के दूसरे दिन के क्या मायने हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अगले 1 घंटे की चर्चा में हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल होगा जिनसे हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं और एक एक करके ये जो मुलाकातें की जा रही हैं ये क्या संकेत दे रहे हैं। क्या कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या इसमें कुछ दूसरे कोई समीकरण बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं? हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है जिसमें सूर्या मैथिल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सूची विश्वास है, प्रवक्ता कांग्रेस, सुमेय अराड़ा है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और विपिन मिश्रा है, वरिष्ठ पत्रकार है, विपिन शर्मा है, माफ कीजिएगा। इसके अलावा प्रेम शंकर सिंह है हमारे साथ, जो कि प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है। शुरुआत में प्रेम जी आपसे करूंगा, क्योंकि लगातार प्राइम न्यूज की पल पल की जो जानकारियां हैं वो दर्शकों तक पहुंचाता रहा है, हर एंगल को हम लोगों के सामने पेश करते रहे हैं। अभी मैं आपसे समझना चाहूंगा आपका संपादकीय पक्ष के ये जो मुलाकातें हो रही हैं इसके क्या मायने हैं और ये क्या कहती हैं? देखिए राजेश, जो कुछ चल रहा है वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है दरअसल वो चल नहीं रहा है। जैसे दिख ये रहा है, ये बताने की कोशिश हो रही है कि पार्टी में सब कुछ है। अगर आप पार्टी प्रवक्ता से बात करेंगे या पार्टी से बात करेंगे तो पार्टी का यही कहना है कि ये एक रूटीन बैठक है, रूटीन मुलाकात है और उसी के मद्देनजर ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन हम कह रहे हैं, प्राइम न्यूज लगातार ये कह रहा है ये रूटीन मुलाकात नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। और वो कुछ ना कुछ ये है कि क्या संगठन और सरकार के बीच में जो कुछ चलना चाहिए सही तरीके से वो तालमेल ठीक तरह से क्या नहीं चल रहा है? क्या आला कमान जो चाह रहा है कि प्रदेश में हो वो क्या योगी आदित्यनाथ नहीं चाह रहे हैं? मसलन अरविंद कुमार शर्मा का नाम लीजिए। अरविंद एमएलसी बनाए गए, आईएएस थे पहले, और ये कहा जाता है कि पीएम के वो काफी नजदीकी माने जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के काफी नजदीक माने जाते हैं और इसलिए उनको एमएलसी बनाया गया और उनको एक बड़ा पद देने की बात हो रही थी। लेकिन वो बात बनी नहीं। जो सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आ रही थी उसमें यही था, करीब 6 महीने पहले जब एमएलसी बनाया गया था उनको, तो उस वक्त भी इस बात की चर्चा थी कि उनको कोई बड़ा पद दिया जाएगा। लेकिन यह मामला खिंचता चला गया। क्यों खिंचा, कहां पर अड़ंगा आया, किस बात को लेकर हिचकिचाहट थी और वो चीज नहीं हो पाया। मैं जरा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। जब ये बात चल रही थी कि अरविंद कुमार शर्मा को कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह दी जाए प्रदेश की राजनीति में, सरकार में कम से कम, कि वो थोड़ा सा वेटेज बढ़ाए, जैसे गृह विभाग, उसको लेके मुख्यमंत्री तैयार नहीं थे। और इसके अलावा जब दबाव पड़ा तो उन्होंने साफ कहा कि अगर गृह विभाग या किसी भी तरह के जो सीधे सीएम को इफेक्ट करता है, उनके पावर को इफेक्ट करता है, अगर किसी और को वो अगर दे देते हैं तो फिर मुख्यमंत्री रहने का मतलब क्या रह जाता है। तो अरविंद कुमार शर्मा से वो कहानी शुरू हुई थी। अब क्या है कि बात हुई कि क्या डिप्टी सीएम उनको बना दिया जाए, क्या डिप्टी सीएम का कोई पद दे दिया जाए। तो अभी तक की जो बातचीत हो रही है, जो अभी तक की बैठकें हुई हैं अंदर खाने, उसमें 3 धड़े हैं। एक सरकार, यानी कि सरकार कह लीजिए योगी आदित्यनाथ, एक संगठन, और तीसरा आला कमान, और चौथा एक और भी जोड़ते हैं, चौथा संघ, जो कि अगर बीजेपी में कम से कम जो भी राजनीति होती है उस राजनीति में अगर किसको सीएम बनाना है और किसको सीएम नहीं बनाना है, बाकी चीजें तो सामने जो दिख रही होती हैं हो रही होती हैं, लेकिन ये बैक से उनका एक मन, उनका एक विचार साथ साथ चल रहा होता है। तो उत्तर प्रदेश में भी आप देखिएगा कि जब 3 दिन बैठक हुई थी वहां पे, तो उस वक्त भी बीएल संतोष संगठन के जो मंत्री हैं और हर्ष बोले, तमाम ऐसे संघ से जुड़े हुए लोग भी लोगों की वहां पर राय ली।
मंत्रियों से राय लिया गया, बाकी प्रदेश के नेताओं से राय लिया गया, यानी कि संघ का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये था कि जब ये रिपोर्ट, ये 3 दिन की जो बैठकें हुई, जो बातचीत हुई, ये जब रिपोर्ट लेकर दिल्ली आए आला कमान के पास, तो इन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वक्त संगठन और सरकार के बीच ये सब चीजें चल रही हैं, कौन नाराज है, कौन खुश है और इसमें क्या करने की जरूरत है। उसी के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आते हैं। दिल्ली आकर वो अमित शाह से मिलते हैं, अमित शाह के बाद वो मोदी से मिलते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, जेपी नड्डा से मिलते हैं। यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार, सरकार संगठन के बीच में जो मतभेद है वो, और किस तरह से ब्राह्मण कार्ड को लेकर बार बार हो रहा था कि किस तरह से बीजेपी इसको लेती है और कैसे इस बीच जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल होना, इसके पीछे क्या मंशा है, पार्टी क्या सोच रही है, ये तमाम चीजें पहले अमित शाह से बातचीत हुई और वही बातचीत लेकर जब ये मोदी के पास गए होंगे तो मोदी ने कहा होगा कि आपको तो ये पता चल गया होगा योगी जी कि क्या क्या चल रहा है और किन किन बिंदुओं पर हमें काम करना है, तो आप इसके लिए क्या सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि योगी जी ने अपनी बात बताई होगी कि ये चीजें हैं प्रदेश में, ये चीजें चल रही हैं और उसके लिए मेरा खाका जो है, मेरी जो प्लानिंग है वो ये प्लानिंग है जी। अब इसको लेके पार्टी अध्यक्ष जो कि जेपी नड्डा है, तो जेपी नड्डा से बिना मिले उनका वापस चला जाना ये तो कहीं से किसी भी तरीके से सही नहीं होता। तो जेपी नड्डा से भी उनकी औपचारिक मुलाकात जरूरी थी और उन्होंने मुलाकात करके इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई। 2 लाइन इसका कंक्लूजन यही है कि सरकार और संगठन में समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो हो जाए, फेरबदल जो होना है वो हो जाए। कैसे करना है, अरविंद शर्मा को कहां एडजस्ट करना है, किस लेवल पे एडजस्ट करना है, ये आप देखिए। करना तो है ही, अगर आप नहीं करेंगे तो भी वो राज्य सरकार के लिए और वहां के राज्य की राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। बिल्कुल राजेश, और बिल्कुल हम सूर्या मैथिल से ही जानेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सूर्या जी, क्या ये रूटीन और एक साधारण मुलाकातें हैं या फिर इसके कुछ और मायने हैं जिसकी पर्दादारी की जा रही है? क्योंकि आपने प्रेम जी को सुना, उन्होंने बताया कि क्या क्या है जो अभी हो रहा है। मैं आपकी राय भी इस पे चाहता हूं, क्या ये रूटीन प्रक्रिया है जिस तरीके से अमूमन चुनाव से पहले होता है, या फिर कुछ है ऐसा अंदर खाने में जिसे छिपाया जा रहा है, जिसकी पर्दादारी हो रही है? राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने सुना प्रेम शंकर जी को भी, और बहुत सारे कयास मीडिया में भी चल रहे हैं और अभी तो कुछ ऐसी सूचियां भी चल रही हैं व्हाट्सएप पे कि इनको हटा दिया, इनको बना दिया मंत्रिमंडल विस्तार के विषय में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को एक बात बहुत ही साफ करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। जो भी निर्णय होता है वो सामूहिक होता है, और जो आप दौरों की बात कर रहे हैं, चाहे वो माननीय बी एस संतोष जी के बारे में हो, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं हमारे, या राधा मोहन जी के विषय में हो, या योगी जी का जो एक औचक दौरा जो दिल्ली के लिए था, ये सब प्लान था पहले से। लेकिन कोरोना की वजह से जो सरकार थी उसका जो प्राथमिक कार्य था वो प्रदेश की जनता की सेवा करना था, और उसमें मोदी सरकार पूरी तरह से सफल रही है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, सभी जगह पे योगी मॉडल को सराहा गया है। और इस विषय पे और बहुत सारे मुद्दे हैं, आने वाले चुनाव भी मुद्दे हैं जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शीर्ष नेतृत्व से मिलने गए। और मैं एक बात को इसमें खंडन करना चाहूंगा, जैसा कि हमारे आपके वरिष्ठ संपादक जी ने कहा कि औपचारिकता पूर्ण, केवल औपचारिकता पूर्ण बातचीत थी नड्डा साहब के साथ में। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और प्रदेश के मुखिया होने के नाते प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए कार्यों का पूर्ण विवरण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना उनका दायित्व बनता है। और वो ये बैठक जो थी वो उसके विषय में थी, और गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के पास भी जो जानकारियां मुख्यमंत्री जी के पास है वो पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जी गए थे। बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन इसमें यह कह देना कि कोई मनमुटाव है या किसी को लेकर खींचतान चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जहां पर कोई खींचतान नहीं होती है, सामूहिक निर्णय होता है, सभी की बात सुनी जाती है और सभी की बात के साथ में जो एक राय बनती है उस पर कार्य किया जाता है। ठीक है, सुमिया अरोड़ा, मैं आपका रुख करूंगा। क्या विपक्ष भी इसे साधारण मुलाकातें मान रहा है? हालांकि पार्टी का वो अंदर खाने का मामला, लेकिन मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहता हूं और यह भी जानना चाहता हूं कि बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है, विपक्ष कहां पे है? समाजवादी पार्टी खुद को कहां देख रहा है 2022 में? देखिए, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से यहाँ कहना चाहूंगी। जो कुछ भी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे अभी,
मैं पहला सवाल उनसे ये पूछूंगी, ये जो तत्परता दिखाई जा रही है 2022 के लिए दिखाई जा रही हो या मंत्रिमंडल विस्तार के लिए दिखाई जा रही हो, अगर यही तत्परता योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना की सेकेंड वेव के टाइम में भी दिखा दी होती तो शायद ये हालत ना हुई होती जो पूरी दुनिया ने देखा। और मैं इस चीज के लिए बहुत ही इस वक्त शॉक्ड हूँ कि आप मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए और 2022 के लिए आप सामूहिक तौर पे एक परिवार होकर के दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। उस वक्त में आपके विचार कहाँ चले गए थे? उस वक्त में आपकी तत्परता कहाँ चली गई थी? उस वक्त में आपका एकापन कहाँ चला गया था प्रदेश के लिए जब जनता मर रही थी? तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आपकी नजर में आज भी जब जिस वक्त में यहाँ पर लोग कोरोना से जूझ रहे थे, मर रहे थे लोग, उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री जी बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे, उनको प्रदेश की कोई फिक्र नहीं थी। और उसके बाद वो आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं जो हूँ आइसोलेट हो रहा हूँ, और जनता गई भाड़ में, वो उसकी कोई फिक्र नहीं थी। और आज की तारीख में जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम होता है, फिर योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर एक बहुत बड़ा राजनीति का भूत सवार होता है और फिर वो दिल्ली जाते हैं मिलने। तो ये पूरा ड्रामा हो रहा है। एक तो उसकी दो वजह हैं, लेकिन सबसे पहली वजह ये कि इन्हें मालूम है कि जनता इनको कितनी बुरी तरह से नकारने वाली है, इसलिए छटपटाहट पूरी भारतीय जनता पार्टी में है। और ये छटपटाहट यहाँ से लेकर दिल्ली तक दस्तक दे रही है, जो हमें और आपको नजर आ रही है। और जहां तक रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी पहले दिन से कोरोना जब से शुरू हुआ था तब से अपना जो काम है, अपना जो दायित्व है, उसको पूरी तरीके से पूरा कर रही थी। हमने राजनीति को दूर रखा, हमने समाज सेवा को प्राथमिकता दी, और उसके साथ आज भी आप देख सकते हैं कि यही एक समाजवादी पार्टी ने की सरकार में जो एम्बुलेंस सेवा थी आज कोरोना के टाइम में कैसा मेघदूत साबित हो रही थी, और तमाम समाजवादियों ने आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं एक समाजवादी की हैसियत से, एक समाज सेविका की हैसियत से मुझसे जो हो सका किया, और प्रत्येक समाजवादी परिवार के व्यक्ति ने और सदस्य ने अपनी पूरी जिम्मेदारी और दायित्व निभाई। तो हमारी उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना नहीं है, जब राजनीति करने का वक्त आएगा तो हम राजनीति भी करेंगे। और रही 2022 ठीक है, आपकी बात आ गई सूर्या जी। सूर्या आपकी बात पे टिप्पणी कर रहे हैं, सूर्या जी शॉर्ट में टिप्पणी कीजिएगा। अभी दो मेहमान हो रहे हैं जिनके पास मुझे जाना है। राजेश भाई, मैं बहुत सारी बातें अभी सुनी, एक भावावेश में हमारी बहन सुमैया राणा जी ने बहुत सारी बातें एक साथ कह दी एक साथ में। तो मैं अपनी बहन को बहुत ही प्यार से और बहुत ही सम्मान से एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी बहन, आपकी पार्टी के मुखिया तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, इस वैक्सीन को किसी को लगवाना नहीं चाहिए, और आज आप लोग यहाँ बहुत ही बड़े बड़े दावे कर यहाँ दम भर रहे हैं कि हमने कार्य किया। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। वैक्सीन नहीं लगने से कोरोना फैल गया, गुमराह करने की बात कर रही थी, देश के अंदर लोगों को परेशान करने की बात कर रहे थे, देश के लोगों को गुमराह करके ये कह रहे थे कि आप वैक्सीन मुझे लगाई हुई है। इन लोगों को ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई, क्यों जनता से इन्होंने खिलवाड़ किया। और मैं योगी मॉडल की बात करूंगा, मैं कहूंगा बहुत शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आइसोलेट हुए तो उसके ऊपर ये लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि योगी जी ने आइसोलेट होने के बावजूद भी, बीमार होने के बावजूद भी प्रदेश के पूरे प्रशासन को कार्य, एक एक करके अपनी बात रखें, एक एक करके। सुनिए जी, मैंने आपको वक्त दिया, मैडम मैं फिर आऊंगा आपके पास। वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कितना अच्छा कार्य योगी मॉडल ने किया, योगी सरकार ने किया, किस प्रकार से प्रत्येक जनपद के अंदर एक सेकंड सूर्या जी, आप अखिलेश यादव के बयान का जिक्र कर रहे थे। प्रेम जी ने अभी यही बात पूछी आपसे कि क्या वैक्सीन नहीं लगी इसलिए कोरोना फैला? आप अगर अखिलेश यादव को घेर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, जो बयान उन्होंने दिया था, तो क्या ये जो कोरोना की स्थिति इतनी भयानक हुई थी वो इस वजह से हुई थी? राजेश भाई, मैंने तो इस बात का उत्तर दिया, जो ये बड़े बड़े घड़ियाली आंसू समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग बहाते हैं टीवी में बैठकर कि भैया हमने तो इतना काम किया, भैया हमने तो उतना काम किया, इन लोगों को बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए कि जिस समय में इंसान और इंसानियत बहुत चुके हैं, देश में तो वैक्सीनों का निर्माण हुआ विश्व में पहली बार, तब आकर इन लोगों ने क्या कहा जनता के सामने कि भैया ये
वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की है, मैं इस वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा। और इससे क्या प्रदेश में मैसेज गया इनके कार्यकर्ताओं को साफ मैसेज गया कि जाओ और जनता को गुमराह करो कि ये वैक्सीन ना लगवाए। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। ठीक है, आपने ये बोला कि ठीक है, इस पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं सूर्य जी, इस पे बहुत चर्चा हम कर चुके हैं, लगातार इस पे सवाल भी उठाए, जवाब भी हमने तलाशे और बहुत चर्चा इस पे हो चुकी है। सुचि विश्वास, मैं आपका रुख करूंगा। आप ये बताएं कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है इन बैठकों को देख के, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, उसको कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? क्योंकि तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन बतौर विपक्ष में आपके नजरिए से अगर देखूं तो इन मुलाकातों के क्या मायने लगते हैं? इसके अलावा आप लोगों की क्या तैयारी है? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी चुनावी तैयारियां हैं, विपक्ष कहां है, कांग्रेस कहां है? देखिए, दो महत्वपूर्ण बिंदु। पहला तो दो मॉडल, फर्जी टाइप के मॉडलों का जिक्र हुआ। मोदी मॉडल मतलब कि नीति एनकाउंटर पॉलिटिक्स, बाकी पैंडेमिक की हैंडलिंग क्या इन्होंने की है और सरकार कैसे चला रहे हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट और डेटा मैनिपुलेशन को सरकार चलाना नहीं कहते। महामारी विशेषज्ञ कोई था नहीं, टीम 11 फ्लॉप रही, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और पीपीई के सुचि, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अभी शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं दोबारा रुक करूंगा। इसी सवाल के साथ आपका पक्ष इस पे जानेंगे और हमारे साथ विपिन शर्मा भी हैं। शर्मा जी, इन मुलाकातों के क्या मायने समझ आ रहे हैं? क्योंकि कल से लगातार ये मुलाकातें हो रही हैं, गृह मंत्री के साथ, पार्टी अध्यक्ष के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, क्या कहती है ये मुलाकातें? राजेश जी, ऐसा है कि सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहूंगा कि किस घर में आपस में मतभेद नहीं होते। तो यहाँ पर ये कहना कि देखिए, विपक्ष को हक है पूरा लोकतंत्र में कि वहां पर वो चुस्की भी ले, मजे भी ले और उनको लगे कि हाँ कुछ उम्मीद की किरण बन रही है। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, द लास्ट थिंग विच द बीजेपी वांट्स इज इन फाइटिंग लाइक कांग्रेस। क्योंकि अगर आप कांग्रेस का हाल देखें कि जैसे मास डिफेक्शंस हुए, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि युवाओं को एक तरफ वो बात करते हैं कि युवाओं को तवज्जो देंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन वो महज सिर्फ बातों में रह जाता है, अमल नहीं होता उस पर। तो भाजपा कम से कम वो गलती नहीं करेगी, कांग्रेस वाली गलती। और इस समय साथ में इस बात की और भी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, जो वहां पर बंगाल में घर वापसी हो रही है, जो टीएमसी से रूट कर हताश होकर भाजपा की तरफ रुख कर गए थे, आज वो उन्होंने वापसी करनी शुरू कर दी है। मुकुल रॉय सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर अब समझना पड़ेगा कि भाजपा नहीं चाहेगी कि वो चाहेंगे कि अपने घर में जो दरारें पड़ गई हैं या आपस में मतभेद है, मैं उसको दरारें नहीं बोलूंगा, मतभेद जो है किसी भी करके, जो आप कैबिनेट रीशफल को बात करें, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर, मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर, जो भाजपा अपने लोग चाहते थे, एके शर्मा की बात करें और उधर से जितेंद्र प्रसाद को जब भाजपा में शामिल करा गया तो वहां पर दोनों को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और स्वतंत्र देव को, उनको इस बात की जानकारी थी नहीं और वो उनको ले लिया गया। तो यहाँ पर देखिए, सिक्के के दोनों पहलू हैं। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि अंत में चलेगी किसकी। अंत में ये देखिए, जग जाहिर है, यहाँ पर संघ की चलेगी। और जिस तरह से बोला भी जाता है, एक तरफ आप बोलते हैं ऑल इज वेल, दूसरा बोले ऑल इज नॉट वेल, लेकिन अंग्रेजी की सबसे बड़ी कहावत है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो इसी तरह से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हो गई जेपी नड्डा साहब के साथ, अमित शाह के साथ, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ, अब तो यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि अब बिल्कुल एक साफ संदेश दे दिया गया है, जो इसकी अपेक्षा भी थी, उम्मीद भी करी जा रही थी कि यहाँ पर ये एक संदेश जब वो फोटो सार्वजनिक होगी कि बैठक होगी इनकी, तो ये कि सब घर में जो भी आपस में मतभेद थे वो सब सुलझा दिए गए हैं। हाँ। और यहाँ पर अब जो है बढ़ चढ़कर हम लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे 2022 में, क्योंकि यहाँ पर चुनौतियों का भी भरमार है। क्योंकि पहले, अगर मैं एक बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूँ इस चर्चा में, कि एक साल पहले अगर आप पीछे जाएं, जब ये दूसरी कोरोना की लहर नहीं आई थी, सुनामी नहीं आई थी, वहां पर तो बिल्कुल एक अनुमान लगाया जा रहा था, लगा था कि आराम से 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाल लेंगे, भाजपा निकाल लेगी। लेकिन उसके बाद आपने पंचायत के चुनावों के परिणाम देखे और समाजवादी पार्टी ने किस तरह से वापसी करी। तो यहाँ पर ये हल्के में किसी को लेना नहीं चाहिए। यहाँ पर ये बोले कि आप बिल्कुल भाजपा की बिल्कुल आराम से यहाँ पर वो किले फतेह कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर चुनौतियों का भरमार है। ठीक है, निश्चित बात है कि विकास के कार्यों की भी बात करें, वो हुए हैं, वो कुछ दिखते हैं, इसमें इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर अभी क्योंकि सफर लंबा है और चुनौतियों का भरमार है, और क्योंकि कोरोना का लेकर बार बार विपक्ष हमला अपना और उग्र कर रहा है, और उधर से किसान आंदोलन की अगर आप बात करें जो और उग्र हो रहा है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो यहाँ पर इसलिए
ये भाजपा ये नहीं चाहेगा, आखिरी चीज वो नहीं चाहेगा किसी भी हालत में कि यहाँ पर आपस में जो ये लोग आजकल बातें करने लगे हैं कि योगी और मोदी के आपस में कुछ वाद विवाद चल रहा है और आपस में अंदर खाने से खबरें आ रही है बार बार कि ये विवाद बढ़ता जा रहा है, तो वो ऐसा नहीं है अभी। ठीक है, सुचि विश्वास आप एक बार फिर जुड़ी हैं, आपकी बात जो है वो अधर में रह गई थी, आप टिप्पणी कर रही थी। बिल्कुल, मैंने दोनों मॉडल्स को क्लैरिफाई किया एक स्टेटमेंट के तौर पर, और उसके बाद कि पैंडेमिक के हैंडलिंग में गवर्नमेंट की जो फेल्योर रही, बाकी तो 365 दिन 24 घंटे 7 दिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री चुनाव के मोड में रहते हैं। अगर योगी जी की भी बात करें तो बंगाल जीतेंगे तो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के डेटा में महिलाओं की असुरक्षा, अपहरण और बलात्कार, हत्या में सबसे टॉप पर है। तो एक कोरी कल्पनाएं और वादे और जुमलेबाजी, फर्जी बातें, डेटा मैनिपुलेशन, हेडलाइन मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, ये तो इस सरकार की पहचान है। लेकिन एक्चुअली जो सिचुएशन है वो है पावर टसल। किस तरह गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश की संवैधानिक संस्थाओं और राज्य सरकारों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं वो छुपा नहीं है। लेकिन लक्षद्वीप बोल सकता है, ममता बनर्जी जी बोल सकती हैं, महाराष्ट्र बोल सकता है और राज्य बोल सकते हैं, विजयन जी बोल सकते हैं, लेकिन बेचारे योगी जी बीच में फंस जाते हैं। वो भले व्यक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वो शुरू से संघ की चॉइस है क्योंकि वो उनकी फॉसिस्ट इमेज को सूट करते हैं। कहीं ना कहीं वो पोलराइजेशन और डिविसिव जो पॉलिटिक्स है उसके पोस्टर बॉय है श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन वो कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी की आंख का नूर नहीं रहे। उनको सुपर पावर करने के लिए ही आनंदीबेन पटेल जी को राज्यपाल बनाकर यहाँ भेजा गया, और अभी भी ये पावर टसल ही है जो कि हम आना और जाना देख रहे हैं कि किस तरह से। तो इससे जो ये मैनिपुलेशन है या ये जो टसल है, इसका खामियाजा वो 24 करोड़ लोग भुगत रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। क्योंकि चाहे डिफेंस एक्सपो हुआ हो, चाहे इन्वेस्टर्स समिट हुआ हो, चाहे रोजगार के आंकड़े हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बदहाली हो, चाहे अपराध की बात हो, तो ठीक है, आपकी बात आ गई मैडम। सुची जी मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है, बल्कि ऐसा कहिए, सुची जी मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरह से राजनीति देश में कांग्रेस कर रही है, जो अपने लोग हैं, जो राहुल गांधी के करीबी लोग हैं, उनको भी पार्टी संभाल नहीं पा रही है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, अब जितिन प्रसाद गए, और राजस्थान में सचिन पायलट ने किस तरह से कोहराम मचा रखा है ये पूरा देश देख रहा है। तो जो यंग फेसेस हैं, जिनसे उम्मीदें थी कि आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति और सुधर जाएगी और अच्छी होगी अगर ये बटालियन काम करता है, लेकिन ये बटालियन के जितने भी जवान हैं धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये पार्टी के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है, गंभीर चुनौती है पार्टी के लिए? इसे कैसे देखती हैं आप? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह तो नहीं सुन नहीं पाई, लेकिन मैं समझ गई कि आपके प्रश्न का आशय क्या है। देखिए, हम एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है और हमारी अपनी ग्लोरी है सिंस इंडिपेंडेंस। हमने 70 साल देश की सेवा की है और 7 साल से जो देश को टके भाव बेच रहे हैं, रेलवे से लेकर देश के तमाम संसाधनों को, आप 14 महीनों में पूरे देश को जो सेल पर लगा दिया है आपदा को अवसर बनाते हुए। आप सीमाओं पर स्थिति देख लीजिए, देश के अंदर स्थिति देख लीजिए, ना कोई घुसा है ना घुसी है। अरुणाचल में 4.5 किलोमीटर का आपकी बात पे विपिन शर्मा कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं और जाते रहते हैं। विपिन शर्मा, देश का निर्माण, एक बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूँ अपने शोधन की मैं सुची जी एक सवाल पूछना चाहूंगा कि दिल्ली में निश्चित बात है, मैं आपके साथ इत्तेफाक रखता हूँ कि स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस का। और अगर आप 1998 से लेकर 2013 की बात करें, दिल्ली की जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी, विकास का कार्यों का श्रेय दिल्ली में सही मायने में कांग्रेस की सरकार को जाता है। लेकिन 2 विधानसभा के चुनाव हो गए, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई विधानसभा में। क्या आत्मंथन करने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस जनता से क्यों दूर जा रही है? और आपके युवा नेता क्यों हताश हो रहे हैं बार बार? हाँ, देखिए, आपने शीला दीक्षित जी का आभार व्यक्त किया। आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं आपको भी धन्यवाद करती हूँ। न केवल दिल्ली बल्कि इस पूरे देश के निर्माण की प्रक्रिया की आधारभूत शिला है कांग्रेस, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानती हूँ। दूसरा, ऐसे 36 आते और जाते रहते हैं, ठीक है, ये राजनीति है। आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी अच्छे से जानते हैं। कल हम सत्ता में थे तो तमाम इस पार्टी के ठीक है, मुद्दे पे आइए। देखिए, डिरेल हो रहे हैं हम। देखिए, खेल वही है राजेश
खेल दरअसल उत्तर प्रदेश में यही है कि 2022 के चुनाव में हमें जाना है और 2022 में के चुनाव में जाने से पहले हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी मतलब पार्टी की तरफ से जो तैयारी की बात हो रही है बार बार, वो बीजेपी ये चाह रही है कि जो उनके लोग हैं, जो सीटें खाली हैं मंत्रिमंडल में, चाहे वो 3 मंत्रियों की जो मौत हो गई थी वो सीट, इसके अलावा भी 3-4 सीटें खाली, यानी 7 सीटें खाली हैं। तो उनमें किन लोगों को लाया जाए जिससे कि जातिगत समीकरण या कोई और भी समीकरण बैठता है तो उसको फिट किया जा सके। नंबर 1 उसमें अरविंद कुमार शर्मा को लाना, जितिन प्रसाद को लाना। कल आपको याद होगा जो बैठकों का दौर हुआ था कल, तो अमित शाह से जो मुलाकात हुई थी योगी आदित्यनाथ की, अनुप्रिया पटेल भी मिली थी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सीधा ये है कि जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हो या विस्तार हो तो सारे जातियों को किस तरह से मिला जुलाकर सबकी नुमाइंदगी हो, इस पर कैसे विचार किया जाए। यानी पिछड़ी जातियों को आप तरीके से सामने लेकर आए और उन वोटरों को रिझाने की कोशिश करें चुनाव में जो कि पटेल समाज से आते हैं और जिनको अनुप्रिया लीड कर रही हैं प्रदेश में। कहा यह भी जा रहा है अंदर खाने में कि अनुप्रिया पटेल को केंद्र में लाके उनके जो पति हैं, उनके पति को आप राज्य मंत्रिमंडल में कहीं पर जगह दे दी जाए। साथ ही निषाद पार्टी जो है वहां से भी उनसे भी मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ की कल। यानी कि जो मुलाकात ये हो रही है सारा कुछ फिक्स है, सब कुछ तय है और बीजेपी में कम से कम जो मनमुटाव या गतिरोध होता है राजेश, वो सार्वजनिक रूप से आपके सामने नहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर एक गार्जियन होता है और उस गार्जियन का नाम है आरएसएस। यानी कि सब कुछ चलते रहता है और लास्ट में आरएसएस के तरफ से, संघ के तरफ से जो फाइनल डिसीजन एक दे दिया जाता है उसको सबको फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद आपस में कोई खींचतान मनमुटाव नहीं रह जाता। बस उसी हिसाब से चीजें चल रही हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी, जैसा कहा जाता है कि संघ के ही मेहरबानी से वो सीएम बने थे, उसके बाद यहां भी जो भी चीजें वो कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं, उसमें संघ की बहुत बड़ी भूमिका है। हंस बोले की बात मैं कह रहा हूं, बीएल संतोष की बात कह रहा हूं, इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ बातचीत हो रही है। वो आला कमान को भी सुनना होगा, वो राज्य संगठन को भी सुनना होगा, सरकार को भी सुननी होगी ये बातें और उसी के मद्देनजर चल रही हैं सारी चीजें। जो मुलाकातें हुई हैं इसको 2 लाइन में ऐसे समझिए, इन मुलाकातों का सीधा मतलब ये है कि जो संघ चाहता है, जो आला कमान चाहता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करके उसको एक रास्ता दिया जा रहा है, समन्वय दोनों के बीच में, और बीच का रास्ता निकल के वो चीजें आराम से हो जाए, फिर हम 2022 के चुनाव में चले जाएं। इन बैठकों का यही मतलब। लेकिन प्रेम जी, इससे पहले क्या ये संदेश भी एक आया था, चूंकि अंदर खाने में कई तरह के कयास थे कि योगी आदित्यनाथ को लेकर संघ और बीजेपी आमने सामने है। इस तरीके की हमने कई जानकारों से बात की, उनका भी कहना था कि योगी आदित्यनाथ संघ की पहली पसंद है। तो क्या अब ये जो मुलाकातें हुई हैं एक संकेत दे दिया गया कि सब एक हैं, कोई मनमुटाव नहीं है, जो कयास लगाए जा रहे थे वो सब खारिज कर दिए? संघ का हमेशा जो भी नजदीक से जानते हैं पार्टी को, संघ को, और जिस तरह से संगठन ये चलाते हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि संघ का जो काम है संगठन और सरकार के बीच में ये समन्वय बनाने का काम करते हैं, बहुत तरीके से काम करते हैं। जो सरकार चलती है उनकी बात और संगठन के बीच में किसी भी तरह का गतिरोध मनमुटाव ना हो, सीधे रास्ते पर चले, उसका एक मॉनिटरिंग रहता है संघ का। और यहाँ भी वही हाल है। और जहां तक बात योगी आदित्यनाथ की है, 2017 में जब चुनाव जीतकर बीजेपी आई और अचानक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बनते हैं, तो उस समय भी ये कयास लगाए गए थे और बहुत हद तक सही भी थे कि ये संघ के पसंद थे। संघ ने पसंद किया था कि योगी आदित्यनाथ सीएम बने, और क्योंकि संघ इनमें आने वाले, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो उम्र है बहुत कम है, 49 साल अभी इन्होंने कुछ दिनों पहले पूरा किया, तो उनमें भविष्य भी देखता है संघ। संघ ये देखता है कि आने वाले समय में क्या ये पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, पार्टी संगठन के लोग, संघ, क्या ये भी चीजें साथ में इनके चल रही होती हैं। तो पसंद किसकी है ये सब लोग जानता है कि संघ पहली पसंद थे योगी संघ के, और वो मुख्यमंत्री बने। और आज भी जब चीजें चल रही हैं तो संघ की भूमिका बहुत ज्यादा है। और अंदर खाने की बात यह भी है कि जो कुछ भी
चीजें चल रही हैं उसमें अगर कहीं भी गतिरोध लगता है, इनको कहीं भी लगता है कि इनकी पॉइंट आला कमान से भी ऊपर, यानी कि मेंटोर जो हैं, जो अभिभावक हैं, अभिभावक के पास जाना चाहिए, तो वो संघ में भी बात करके अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं। और अब उनके कोऑर्डिनेशन में सरकार, जो राज्य सरकार, योगी सरकार, संगठन प्लस आला कमान, इन तीनों में बातचीत हो रही है और रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। ठीक, सुमैया राणा, देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अब जुटी हुई है। हमने देखा दिल्ली से भी कुछ मंत्री, कुछ लोग, कुछ वरिष्ठ नेता जो हैं बीजेपी के संघ के, वो उत्तर प्रदेश आए थे, बैठ के उन्होंने की फीडबैक लिया और अब मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं। मुलाकातों का दौर जारी है, मंथन किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है कि 2022 में कैसे जीतेंगे। समाजवादी पार्टी किस तरीके की तैयारियां कर रही है, उसके सामने क्या चुनौतियां इस बार रहने वाली है, क्योंकि पिछला चुनाव और अगला चुनाव ये जो आने वाला है ये काफी अलग होगा। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों जो चुनाव अभी हाल में होकर के गए हैं पंचायत के, उन चुनाव को अगर हम देखें, उन पर सर्च करें, तो देखिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण ये है कि जनता को भारतीय जनता पार्टी का जो रूट है वो समझ में आ चुका है और उसने ये संकेत पहला जो है इन्हीं चुनाव में दे दिया। एक चीज, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी शुरू दिन से अपने लक्ष्य पर निशाना साधे हुई है। जिस तरह का जो वक्त होता है उस तरह का काम करती है। जहां तक बात हुई कोरोना में पैंडेमिक पे काम करने की, उसने वो अपना दायित्व निभाया। उसके बाद हमारा जो इस वक्त उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने मैनिफेस्टो में कौन सी ऐसी चीजें रखते हैं जो हम जनता से सीधे जुड़ती हैं जाकर के, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि महिलाओं के लिए स्पेशली हमें क्या करना है वो हमें देखना होगा। इस वक्त जो कोरोना की लहर है, क्योंकि अभी थर्ड वेव आने की भी बात चल रही है, उस पर भी हमें काम करना होगा, क्योंकि देश का जो, देखिए, जो अर्थ का जो नेचर है वो काफी चेंज हो चुका है, ये आप हम सब जान रहे हैं। अब हमें काम करने का जो तरीका है या मॉडस ऑपरेंडी है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से 2022 के लिए तैयार है। और जहां तक बात जनता में जाने की है, जनता में जा करके हम अपनी बात रखेंगे। उससे पहले भी जनता को बहुत कुछ समझ में आ चुका है कि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया, जिस तरह से उनको चुन करके लाए और उसके बाद उनको शमशानों में जो झेलना पड़ा, उनको कब्रिस्तानों में जो झेलना पड़ा, उनको दरिया के किनारे जो झेलना पड़ा, वो ये बात जनता कभी भूलेगी नहीं। और समाजवादी पार्टी पहले दिन से खड़ी हुई थी जनता के साथ प्रदेश की और आखिरी दिन तक खड़ी रहेगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि लोगों के साथ आप लोग खड़े हैं। विपिन शर्मा, 2017 और 22 में कितना अंतर होगा? इस बार का जो चुनाव होगा उसमें क्या क्या चुनौतियां सरकार के सामने भी रहने वाली? राजेश जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। मैं अभी वही बोलना चाहता था कि अगर हम लोग बात करें 2017 का जो विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव था और 2019 का लोकसभा का चुनाव था, और जो इनके परिणाम आए, उन्होंने एक नया ट्रेंड लेके आए कि जब लोगों ने जाति समीकरण और बाकी धर्म सबसे ऊपर उठ के विकास को तवज्जो देते हुए अपना बेशकीमती वोट डाला। तो यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि जनता जनार्दन होती है और जन जागृति आ चुकी है और जनता सब समझती है कि यहाँ पर विकास को तवज्जो मिलना चाहिए। कि हम ये बात मान के चलें कि हम पहले सबसे ऊपर आपका देश होता है और आप सबसे पहले ज्यादा आपके क्या मुद्दे हैं कि आप पहले एक जमाना हुआ करता था कि दौर हुआ करता था जब बुनियादी मुद्दे हुए करते थे, सड़क बिजली पानी। अब इस समय लोग और अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ पर कैसे विकास होगा, कितने नए स्कूल कॉलेज खुले, यूनिवर्सिटीज कितनी खुली, एम्स कितने खुले, यहाँ पर मेट्रो रेल कहाँ पर आई, फ्लाईओवर कितने बने, एक्सप्रेसवे कितने बने। लोगों को वो समझ आता है जो जमीनी हकीकत, जो जमीन पर दिखता है। और यहाँ पर समझना पड़ेगा कोरोना किसी की देन नहीं है यहाँ पर। और अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू लें तो ये भी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे WHO ने भी तारीफ करी थी हिंदुस्तान की, और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें, लेकिन यहाँ पर और सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि सफर काफी लंबा है, चुनौतियों का भरमार है, कोई राम राज्य नहीं आया और किसी ने किसी को जताने की भी कोशिश करी नहीं कि राम राज्य आ गया, क्योंकि यहाँ पर अभी लोगों के जो सपने हैं वो अभी पूरे करने हैं। आप महत्वाकांक्षी योजनाएं तो बड़ी बड़ी लेके आ गए, मेक इन इंडिया, लेकिन उस पर अमल कितना हुआ, रोजगार कितना मिला, ये सवाल उठता है। और ये लोग जब जनता के बीच जाएंगे, जितने भी राजनीतिक दल है, जनता इनसे जवाब मांगेगी और तभी अपना वोट देगी। लेकिन इस बीच मुद्दा ये है, क्योंकि हम चर्चा ये कर रहे हैं कि ये जो बैठकों का दौर हुआ और 2 दिन के दौरे पे आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर RSS जो फैक्टर है वो यूनिफाइंग फैक्टर है यहाँ पर, कि अंत में जो भी हो तो वो आप एक तरह से समाधान निकाल लेंगे और इसका सब लोग सम्मान करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और वो जो तस्वीरें आई हैं, जो ट्वीट आए हैं, वो एक संदेश भी दे रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है। सूची विश्वास,
कांग्रेस की, ठीक है जी, आपकी बात आ गई विपिन जी। सुचि विश्वास, आप ये बताएं कि कांग्रेस की तैयारियों की अगर बात करें, वो तो हमने कर ली, लेकिन अभी जो चुनौतियां हैं आप लोगों के सामने वो भी कई हैं। संगठन मजबूत हो नहीं पा रहा, जो लोग हैं वो साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव में जाएंगे और आपको लगता है कि आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनौतियां हैं, और चुनौतियां इस समय देश के सामने हैं। हमारी जीत हार से ज्यादा देश का जीतना आवश्यक है, और सभी दलों का ये सामूहिक कर्तव्य है कि इस समय लोगों के बारे में सोचा जाए। और जैसा कि कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, तो हो सकता है कि आपको उतना कंबाइंड स्वरूप में लोग ना दिख रहे हों, लेकिन हमारे प्रदर्शन अपने स्थान पर हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए प्रयासरत हैं। हमारी चाहे यूपी कोविड की हेल्प डेस्क हो, चाहे नेशनल लेवल पर हमारा यूथ ऑर्गेनाइजेशन हो, पूरे 14 महीने से हम लोगों के बीच है। और जो जनता के मुद्दे इस वक्त है, हम उन्हीं विषयों के साथ लोगों के बीच जाएंगे। बाकी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, फिगर मैनेजमेंट है ना, या जो हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके भारतीय जनता पार्टी लड़ती है कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ, तो उस तरह तो इलेक्शन पार्टी ने कभी हम लोगों ने लड़े भी नहीं, जब हम सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में है तब भी। लेकिन हाँ, लोग बेइंतहा परेशान हैं, और हम लोगों की बात को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। आप देख रहे हैं ट्विटर के ट्रेंड्स पर नजर डालिए। प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था तो क्या ट्रेंड किया, या मुख्यमंत्री जी का अनुदेशकों की समस्या को देखिए। चाहे बीएड की भर्ती अब रही हो, चाहे टीईटी के अभ्यर्थी रहे हो, चाहे डीएड के लोग रहे हो, तो सो मेनी पीपल आर देयर दोज हु आर सफरिंग। और स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर स्थिति में है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य और उसके बाद जो अपराध का, चाहे विकास दुबे, ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये मुद्दे जो हैं वो हावी रहने वाले हैं। सूर्या, मैं आपके पास आऊंगा। इस बार जो चुनौतियां सरकार के सामने रहने वाली हैं वो कितनी अलग होंगी 2017 से? क्योंकि उस वक्त अलग माहौल था, इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी है, सामने विपक्ष भी है, अपने भी कुछ लोग हैं जिनसे अभी मनमुटाव है। ऐसे में बड़ी चुनौती होगी इस बार आप लोगों के लिए भी। राजेश भाई, मेरा एक निवेदन है सभी पैनलिस्ट से। मैं किसी के विषय में नहीं बोला, किसी के समय में नहीं बोला। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ा सा सुनने की ताकत भी रखिए, झूठे आरोप लगाने के अलावा सच भी सुनिएगा। अभी मेरी बहन ने जो समाजवादी पार्टी की जो हमारी बहन है सुमैया जी, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। हालांकि मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुचि विश्वास जी का कि जो प्रश्न समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को करने चाहिए वो कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, जो कि 30 साल से प्रदेश में कहीं है ही नहीं, और इस समय तक क्षेत्रीय दल के रूप में पहुंच गई कांग्रेस। तो मैं बताना चाहता हूं दोनों ही कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को कि प्रदेश के अंदर जो योगी शासन है, जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि हम विकास की बात भी करते हैं, हमारे योगी जी केवल हिंदुत्व के पोस्टर बॉय नहीं है, उत्तर प्रदेश के विकास के भी पोस्टर बॉय हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय वर्तमान में 2021 के जो बजट था उसके अंदर 5.5 लाख करोड़ का बजट था, जबकि जो समाजवादी पार्टी का जो शासन था उसके अंदर मात्र 1 लाख करोड़ का बजट था। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश की जो जीडीपी है वो 10,90,000 करोड़ से बढ़कर, जब भाजपा का शासन आया है उसके बाद इस समय 29,30,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। प्रदेश के अंदर 50,000 करोड़ से ऊपर का विदेशी निवेश आने जा रहा है, जो कि जापान, यूएस, यूके और कई कंट्रीज से आ रहा है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं मेरी बहन को कि 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश 5वें पायदान पे था विकास के लिए, लेकिन पूरे देश में, लेकिन अब वो दूसरे पायदान पे हो गया। उन्होंने कर्नाटका को, तमिलनाडु को और साथ ही साथ गुजरात को, इन तीनों को पीछे छोड़ दिया है। और अभी मेरी बहन सुचि विश्वास ने जो प्रश्न उठाया अपना प्रशासन का और कानून का, तो बताना चाहता हूं कि अब बाहुबलियों का शासन नहीं है बहन जी। यहाँ पर कोई अतीक अंसारी, कोई मुख्तार अंसारी, कोई शहाबुद्दीन, कोई यहाँ पर अब कोई गुंडा नहीं है। सूर्या, वही आपको जवाब दे रहे हैं अभी इसी बात पे। हाँ। 1 मिनट मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। हो गया सर, शॉर्ट में ना, पूरा भाषण नहीं देना है, शॉर्ट में बोलिए ना, सब लोग हैं, एक एक करके बात बोलेंगे। कांग्रेस की सरकार ने हाँ, आ गई आपकी बात, सुचि विश्वास कुछ कह रही है। यहाँ रोपड़ में छुपा के रखा था, और जिसको पाला था समाजवादी पार्टी की सरकार ने, उसको 25 बीमारी थी रोपड़ के अंदर। और यही है योगी शासन कि वो जब गाड़ी में जेल में पहुंचा बांदा के अंदर, तो जब वो उठा था अपनी चेयर से तो उसकी सारी बीमारियां खत्म हो चुकी थी। तो इस समय प्रदेश के अंदर स्थिति क्या है ये पूरा भारत देख रहा है, और प्रदेश में राम मंदिर बनने वाला है, प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित है, लव जिहाद नहीं है। अब लव जिहाद के जो कानून बनाया। ठीक है सूर्या जी, आपकी बात आ गई।
ठीक है। प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो सके। ठीक, आपके हिसाब से सब कुछ ठीक है, विपक्ष के नजरिए से कुछ हो रहा है, लेकिन सूची विश्वास आप ही की बात में कुछ जोड़ना चाह रही है। सूची विश्वास कि प्रदेश के अंदर सूची जी, आप अपनी बात रखिए। सीटों के साथ हम 2022 में जीत के आएंगे, ये मैं आपका वादा बिल्कुल 2022 जो भी है आपको समझ में आ जाएगा कि आपके गांधी जान कैसे घूमते हैं। सुमेर जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, एक सेकंड। सूची, आप अपनी बात रखें। आप लोग अपना खुनबा बचा लीजिए। देखिए बड़ा लाइन है कि तो जब हम बेहतर आर्गुमेंट देते हैं तो हमें शोर की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, उन्होंने कहा कि बाहुबली अब नहीं है, तो बाहुबली जब आपकी सरकार में शामिल हो जाते हैं तो वो तो गंगा नहा लेते हैं। जो आपकी सत्ता में आपके साथ में बस वही है, जब आप स्वयं पावर में ले लेंगे बाहुबली तो कोई सवाल ही नहीं। दूसरा, उन्होंने बता दिया कि राम मंदिर और लव जिहाद, मतलब साफ है कि ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए तैयार रहिए। देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, अपराध और महिलाओं और दलितों के अधिकारों की बात मत कीजिए, ध्रुवीकरण करेंगे। अगर कुछ बढ़ा है उत्तर प्रदेश में तो पहाड़। देखिए, एक एक करके सूर्या जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, आपने अपनी बात रखी। जितना धैर्य आप कह रहे थे कि दूसरे रखे, अब आप भी रखे सर। धैर्य है ही नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना कि डोंट रेज योर वॉइस, इंप्रूव योर आर्गुमेंट। ठीक है मैडम, आपकी बात भी आ गई। प्रेम जी, ये सबको हमने सुना और आरोप प्रत्यारोप का जाहिर है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष होगा वो लगेगा, लेकिन हम अगर 2022 अब आगे की अगर बात करें तो उसमें 2017 के मुकाबले 22 में क्या चुनौतियां रहने वाली हैं? क्या विपक्ष के साथ साथ इस बार योगी आदित्यनाथ को कुछ ऐसे अपने भी लोग हैं जिनसे निपटना होगा, वो थोड़ी परेशानी क्या पैदा कर सकते हैं? क्या कुछ चुनौतियां इस बार रहने वाली? जहाँ तक अपने लोगों से निपटने की बात है, अभी तो फिलहाल ऐसा पार्टी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है राजेश, कि जहां अपने लोग इनके लिए चुनौती बन सके। मैं बार बार आपको कहता हूं कि पार्टी में अंतिम फैसला जो होता है वो संगठन, और उसके बाद भी कुछ होता है तो वो संघ है। संघ का एक एक कार्यकर्ता, जब चुनाव होता है किसी भी प्रदेश में, तो संघ का एक एक कार्यकर्ता वो लग जाता है, हालांकि वो दिखता नहीं है, लेकिन संघ का जो काम होता है वो पहले से चल रहा होता है। 2 साल 3 साल पहले वो चुनाव का इंतजार नहीं करते, और यही वजह है कि अभी भी आरोप आप लगा लें, लेकिन जो पार्टी चुनाव में जा रही हैं, जितनी पार्टियां, क्या उनकी तैयारी कैसी है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं। आप लगातार इस पर चर्चा हम कर सकते हैं कि 3 दिन की बैठक हो गई कोरोना के बाद, कोरोना का जैसा ही आंकड़े कम हुए वहां पे लखनऊ में बैठक हो गई 3 दिन। उसके बाद योगी आदित्यनाथ सारा कामकाज छोड़ के दिल्ली आ जाते हैं, और उनको क्योंकि पता है 2022 का चुनाव उनको अब लड़ना है, और सबसे बड़ा एजेंडा अब जो है उत्तर प्रदेश में वो 2022 का चुनाव है। तो उस 2022 के चुनाव की तैयारी जितनी अब दिखने लगी है बीजेपी में, अभी तक धरातल पर मुझे तो यही लगता है, ना मैं देख पा रहा हूं, अंदर खाने हो सकता है तैयारी हो रही हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा कि दूसरी जो पार्टियां हैं उनकी तैयारी क्या है। ठीक है, आपको हो सकता है खटपट दिखाई दे रहा हो, ये सीखने की बात है। मुझे लगता है कि राजनीतिक जो दूसरी जो पार्टियां हैं वो सीखने की जरूरत है कि उन्होंने एक मिशन छोड़ा। बंगाल में चुनाव बीजेपी हार गई, बंगाल में चुनाव, पंचायत चुनाव में जो प्रदर्शन बीजेपी की होनी चाहिए थी वैसा उन्होंने कुछ नहीं कर पाया वहां पे। ये 2 एग्जाम्पल हैं, और ये 2 एग्जाम्पल इनके सामने होने के बाद इनको लगा कि अगर हम अभी से नहीं चेते, हम अपनी पूरी ताकत के साथ अगर 2022 के चुनाव में नहीं जाएंगे तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि पार्टी किसी भी कीमत पर कोई भी खामियाजा नहीं भुगतना चाहती, क्योंकि 2022 फिर बैक टू बैक 1 साल बीत जाता है ऐसे ही, फिर 2024 का चुनाव है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के उत्तर में ये जो गतिरोध कह लीजिए, जो बैठकें हो रही हैं, मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर बातें हो रही हैं, समीकरण बिठाने की बात हो रही है, सब इसी को देखते हुए हो रहा है। यानी कि जो चुनाव लगातार पंचायत चुनाव का परफॉर्मेंस और बंगाल में जो पार्टी हारी है, इससे पार्टी सख्ते में है। पार्टी को पता है कि उसने बहुत नुकसान झेला है, और वो नुकसान और उसका जो डेंट है, वो दोनों चुनाव का जो डेंट है वो 2022 के चुनाव में उसका असर नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए कैसे तैयारी करनी है, वो जो पेरेंट है, पेरेंट मतलब संघ पूरा एक्टिव है, और उस एक्टिव होने के नाते वो सरकार और संगठन और आला कमान सारे चीज़ों से बातचीत हो रही है। और अमित शाह, आपको पता है कि कोई भी देश में पिछले कई सालों से चुनाव हो रहा है उसमें अमित शाह
का रोल क्या होता है और वो किस तरह से अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उस पर ये काम हो रहा है। गतिरोध जैसा बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक चीज है जो होना है उसी पे बातचीत हो रही है। योगी के नेतृत्व पे कोई सवाल न था, न है और न आगे चुनाव तक रहेगा। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब हो सकता है कि कुछ चीजें हो, वो भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। नेगेटिव रिजल्ट होगा तो हो सकता है कि योगी पर सवाल उठे, उनके नेतृत्व पर सवाल उठे जी। लेकिन आज बीजेपी के पास योगी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जो कुछ भी परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के रास्ते यानी बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ होगा, ये मान के चलिए कि योगी आदित्यनाथ के मन के बिना, उनके विचार के बिना, उनके सहमति के बिना कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे कि किसी तरह का मनमुटाव हो और पार्टी को इससे नुकसान उठाना पड़े और ऐसा कोई मैसेज चला जाए कि योगी आदित्यनाथ के मुताबिक चीजें प्रदेश में नहीं हो रही हैं। यानी क्लियर है 2 लाइन में कि योगी आदित्यनाथ ही पार्टी को नेतृत्व देंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये 3-4 दिनों से वेरी क्लियर है। कोई गतिरोध पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ और मोदी में किसी भी तरह का कोई गतिरोध नहीं है। पार्टियां जो हैं, बाकी विपक्षी पार्टियां वो आरोप लगा रही हैं, लेकिन जो मुझे सूचना है, जो मुझे सूत्रों के हवाले से खबर है, ऐसा कुछ न था, न है, न होगा। पार्टी बड़ा मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, बेचैनी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये वो 2 चुनाव, मैं बार बार कह रहा हूं, जो 2 चुनाव परफॉर्मेंस खराब हुई है पार्टी की, उसको लेकर ये चिंतित है, इसलिए वो ज्यादा एक्टिव। बिल्कुल, यानी जो पश्चिम बंगाल है और जो पंचायत चुनाव है उसकी चिंता उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो रही है। विपिन शर्मा भी आपकी बात में शायद कुछ ऐड करना चाहते हैं। विपिन जी देखिए, क्योंकि ये 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो सेमीफाइनल है 2024 का, और वो सब राजनीतिक दलों के लिए अहमियत रखता है, लेकिन विशेष तौर से भाजपा के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि करो या मरो, इट्स नाउ और नेवर सिचुएशन फॉर बीजेपी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सबकी अहम का भी सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरह से पहले 2014 के मुकाबले 19 में प्रधानमंत्री को पहले के मुकाबले ज्यादा प्रचंड बहुमत मिला, तो यहाँ पर इस समय प्रतिष्ठा भी सबकी दांव पे लगी हुई है। और साथ में बार बार जो कह रहा है, जो विपक्ष अपना हमला बोल रहा है, वो लोकतंत्र की खूबसूरती है, बिल्कुल उनको हक है पूरा, लेकिन साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पर जो बात चली कि रिपोर्ट कार्ड होगी, सबकी मंगवाई जाएगी और मेरिट के आधार पे ही टिकट मिली जाएगी, मतलब आपको उम्मीदवार चुना जाएगा कि आप चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं सकते, तो ये एक अच्छा संदेश जाता है। ये सारे राजनीतिक दलों पे अगर लागू हो जाए तो निश्चित बात है वो दिन दूर नहीं है कि जब हम लोग स्वर्णिम दौर दोबारा लाने की बात करते हैं। एक दौर वो भी था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, $1 1 रुपए का हुआ करता था। तो यहाँ पर एक आप बात करते हैं कि आपदा में भी अवसर खोजने का, और एक दूसरा पहलू ये भी है कि अभिशाप में भी वरदान होता है। अभी इस समय कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, हमारा मकसद, पहला संकल्प होना चाहिए कि हम देश को कोरोना काल से उबारें और यहाँ पर एकजुट हो जाए। ठीक है सुमे, आखिरी टिप्पणी आपकी, चूंकि वक्त की भी कमी है, शॉर्ट में मैं आपसे चाहूंगा धरातल पे समाजवादी पार्टी की कितनी तैयारी है टक्कर देने के लिए? क्या समाजवादी पार्टी जमीन पे काम कर रही है, तैयारी कर रही है, चूंकि आगे चुनौतियां बड़ी हैं? देखिए, हम लोग या हमारे लोग, समाजवादी पार्टी के लोग धरातल पर ही काम करने में विश्वास रखते हैं। ब्लॉक स्तर पर हमने काम शुरू कर दिया है, हमने बूथ को मजबूत करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम लोगों से सीधे जुड़ रहे हैं और उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिन पर ये पिछले 5 सालों से त्रस्त है जनता, और उनमें महिलाओं को जो है प्राथमिकता दी जा रही है, उनकी सुरक्षा को, और सबसे बड़ी चीज कि आज स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, न जिसकी वजह से हमें पिछले दिनों हमने मौत के सैलाब देखे। संक्षेप में सूर्या जी संक्षेप में आप ये दर्शकों को बता दें प्राइम न्यूज के माध्यम से, कल और आज की जो बैठकें हुई हैं, जो मुलाकात हुई हैं, उनको लेकर अब 2 लाइन संक्षेप में बता दीजिए, इसके क्या मायने हम निकालें? कोई भी राजनीति नहीं है प्रेम शंकर जी, 2 टूक है, 2022 मिशन है, 350 सीटें हैं, पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और विपक्ष के लिए सिर्फ मेरी ये 4 लाइनें हैं कि अपने हर एक लफ्ज का आईना बन गया है तू, महज योगी और मोदी को गिराने में पलट के देख कितना गिरा है तू। धन्यवाद।
चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए सूर्या मैथिल, सूची विश्वास, सुमया राणा, विपिन शर्मा और प्रेम जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। दर्शक इस चर्चा को सुनने के बाद समझे होंगे कि इन मुलाकात के आखिर मायने क्या है। आगे रास्ता अभी लंबा है, चुनौतियां कई हैं, देखना होगा 2022 की जो तैयारियां की जा रही हैं उसमें कौन पार लगाता है, जनता किसके साथ जाती है और किसके खिलाफ जाती है।